स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। केंद्रीय बजट 2020-21 पर लोकसभा में चर्चा आज भी रहेगी जारी। कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन भी होगा पेश। दोनों सदनों की कार्यसूची में प्राइवेट मेंबर विधेयक शामिल। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित। कोरोना वायरस को लेकर सरकार के कदमों के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज लोकसभा में देंगे बयान। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, चीन से लाए गए 645 लोगों में संक्रमण का असर नहीं। इस वायरस की पहली चेतावनी देने वाले चीन के डॉक्टर ली वेनलियांग की मौत। चीन में अब तक 636 लोगों की गई जान। असम के कोकराझार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की शानदार तैयारियां। बोडो समझौते पर हस्ताक्षर के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में आज लेंगे हिस्सा। समझौते को प्रधानमंत्री ने बताया शांति और विकास के नए युग की शुरुआत। 27 जनवरी को हुआ था बोडो समझौता। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए थमा प्रचार। मतदान को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां। सभी 70 सीटों पर कल होगा मतदान। 11 फरवरी को होगी मतगणना। चार दिवसीय भारत दौरे पर आज दिल्ली पहुंचेंगे श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। व्यापार, रक्षा और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने समेत कई अहम मुद्दों पर होगा जोर। संसद के बजट सत्र के पहले चरण के दूसरे हफ्ते का आज 5वां दिन है और शुक्रवार होने की वजह से दोनों सदनों के एजेंडे में प्राइवेट मेंबर विधेयक शामिल हैं। राज्यसभा के एजेंडे में आज 16 प्राइवेट मेंबर विधेयक शामिल हैं। इनमें 9 विधेयक पेश किए जाने के लिए कार्यसूची में हैं, जबकि 7 प्राइवेट मेंबर विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए एजेंडे में शामिल हैं। वहीं लोकसभा में देखें तो एजेंडे में आज करीब 180 प्राइवेट मेंबर विधेयक शामिल हैं। साथ ही केंद्रीय बजट 2020-21 पर लोकसभा में चर्चा आज भी जारी रहेगी। इसके अलावा सदन में कार्य मंत्रणा समिति का 13वां प्रतिवेदन भी पेश किया जाएगा। वहीं कोरोना वायरस को लेकर सरकार के कदमों के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज लोकसभा में बयान भी देंगे। और आज के एजेंडे को लेकर, कामकाज को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे कृति मिश्रा, हमारी संवाददाता संसद भवन परिसर समाज से जुड़ी हुई हैं। कृति, आज हम देख रहे हैं तो बजट पर लोकसभा में चर्चा आज जारी रहनी है। इसके अलावा क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, दोनों ही सदनों में प्राइवेट मेंबर बिल शामिल है और कोरोना वायरस को लेकर मंत्री के बयान पर भी आज सबकी नजरें रहनी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए प्रीति, शुक्रवार का दिन जो प्राइवेट मेंबर का बिजनेस होता है उसके ट्रांजैक्शन के लिए होता है। राज्यसभा की अगर बात की जाए तो देखिए 2.5 घंटे अलॉट किए जाते हैं और आज कई महत्वपूर्ण बिल हैं, प्राइवेट मेंबर बिल हैं जो सदस्य लाएंगे। देखिए नरेंद्र जाधव एक प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे और उसको पास करवाने की भी कोशिश करेंगे, जिससे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है वो उसमें सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी का ध्यान दिया जाए। उसके अलावा जो रोनल सापा हैं वो एक बिल लाएंगे जिसमें जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको कैसे रेगुलेट किया जाए। और साथ ही राजीव गौड़ा एक बिल लाएंगे जिसमें ये बात है कि किस तरह से जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन है उसको और आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा कई सारे प्राइवेट मेंबर बिल हैं जो पेश किए जाएंगे, जो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। किरोड़ी लाल मीणा एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बिल लाएंगे और साथ ही साथ सरोज पांडे जो सेक्सुअल ऑफेंसेस है बच्चों के खिलाफ उसकी रोकथाम के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगी। तो कई अहम प्राइवेट मेंबर बिल हैं आज राज्यसभा में। वहीं अगर लोकसभा की बात की जाए तो वहां पे भी कई सारे प्राइवेट मेंबर बिल हैं। किसानों पर कई प्राइवेट मेंबर बिल हैं। जो सांसद रमा देवी हैं वो एक बिल लाएंगी कि किस तरह से नेशनल कमीशन बनाया जाए जो किसान हैं उनके लिए। और साथ ही विष्णु प्रसाद एक बिल लाएंगे जिसमें जो किसानों के परिवार हैं उनकी कैसे, उनका वेलफेयर कैसे रखना है उसके लिए एक बिल लाएंगे। और साथ ही जैसा आपने कहा कि बजट पर चर्चा जारी रहेगी। देखिए कल बजट पर चर्चा की शुरुआत हुई थी और जो कांग्रेस सांसद है मनीष तिवारी, उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि किस तरह से इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। जो सरकार का लक्ष्य है $5 ट्रिलियन का। वही जयंत सिन्हा जो बीजेपी के हैं उन्होंने करारा हमला करते हुए कहा कि सरकार आगे के रास्ते की ओर बढ़ रही है और 5 नहीं $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना देख रही है और किस तरह के कदम उठाए हैं। देखिए बजट ने एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और सोसाइटी को जो वापस देने की बात कही है उन पर कई सारे मुद्दों पर फोकस किया और कई फार रीचिंग रिफॉर्म्स भी बजट में जो है इस बार लाए गए। तो इस पर सभी सांसद अपना मत रखेंगे लोकसभा में। बिल्कुल, और चर्चा आगे जारी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृति मिश्रा
संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए और इससे पहले कल संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 का हटना आतंक और अलगाव को बढ़ावा देने वालों के लिए काला दिन साबित हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद सीमा पार से आतंकियों और अलगाववादियों को दी जा रही वित्तीय मदद में कमी आई है। जम्मू कश्मीर में योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। महिलाओं और लोगों को उनका अधिकार मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा, पहली बार वहां के गरीब सामान्य वर्ग को आरक्षण का लाभ मिला। जम्मू कश्मीर में पहली बार पहाड़ी भाषी लोगों को आरक्षण का लाभ मिला। जम्मू कश्मीर में पहली बार महिलाओं को ये अधिकार मिला कि वे अगर राज्य के बाहर विवाह करती हैं तो उनकी संपत्ति छीनी नहीं जाएगी। पहली बार स्वतंत्रता के बाद वहां ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए। पहली बार जम्मू कश्मीर में रेरा का कानून लागू हुआ। पहली बार जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप पॉलिसी, ट्रेड एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी बनी भी और लागू भी हो गई। पहली बार, और ये तो देश को आश्चर्य होगा, पहली बार जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो की स्थापना हुई। पहली बार जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों को सीमा पार से हो रही फंडिंग पर नियंत्रण आया। पहली बार जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के सत्कार समारंभ की परंपरा समाप्त हो गई। पहली बार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ वहां जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल मिलकर के निर्णायक कार्रवाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर में आज वास्तव में विकास हो रहा है। यहाँ कई समस्याएं थी जिसे सरकार धीरे धीरे सुलझा रही है। यहाँ ब्रू जनजातियों के सीमित वोट के चलते पहले ही सरकारें इन्हें लेकर उदासीन थीं। कि नॉर्थ ईस्ट अभूतपूर्व शांति के साथ आज भारत की विकास यात्रा का एक अग्रिम भागीदार बना है। चालीस 50 साल से नॉर्थ ईस्ट में जो हिंसक आंदोलन चलते थे, ब्लॉकेड चलते थे, और हर कोई जानता है कि कितनी बड़ी चिंता का विषय था, लेकिन आज वे आंदोलन समाप्त हुए हैं, ब्लॉकेड बंद हुए हैं और शांति की राह पर पूरा नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ रहा है। ब्रू जाति के जो लोग अपने घर से, गांव से उनको बर्बाद कर दिया गया था, उनका दर्द तो असीमित था, असीमित दर्द था, लेकिन वोट बहुत सीमित था। और ये वोट का ही खेल था जिसके कारण उनके असीमित दर्द को हम कभी अनुभव नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बताते हुए कहा कि इस मसले पर गंभीरता से सदन में चर्चा होनी चाहिए। सबको मिलकर इसे मजबूत करने के लिए नया रास्ता खोजना चाहिए। आज भी देश के अर्थव्यवस्था के जो बेसिक सिद्धांत है, मानदंड है, उन सारे मानकों में आज भी देश की अर्थव्यवस्था सशक्त है, मजबूत है और आगे जाने की पूरी ताकत रखती है। इनहेरेंट ये क्वालिटी उसके अंदर है और कोई भी देश छोटी सोच से आगे नहीं बढ़ सकता है।
अब देश की युवा पीढ़ी हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम बड़ा सोचें, दूर का सोचें, ज्यादा सोचें और ज्यादा ताकत से आगे बढ़ें। इसी मूल मंत्र को लेकर के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के हम देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में साफ किया कि नागरिकता संशोधन कानून से भारत के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सीएए से भारत के अल्पसंख्यकों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से देश के सभी नागरिकों को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन झूठ और अफवाहें फैला करके कोई इस देश का भला नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और लियाकत समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि नेहरू जी ने इस समझौते में अल्पसंख्यकों का जिक्र किया था और उनकी सरकार राष्ट्र निर्माताओं की उसी भूमिका के मुताबिक काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज संविधान बचाने के नाम पर क्या हो रहा है, ये देश देख रहा है। सीएए इस बिल से, इस एक्ट से हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को नहीं होने वाला। इससे भारत की माइनॉरिटी को कोई नुकसान होने वाला नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से देश में हर एक को अपनी बात बताने का हक है, लेकिन झूठ और अफवाहें फैला करके, लोगों को गुमराह करके हम कोई देश का भला नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय बजट 2020-21 पर लोकसभा में चर्चा आज भी जारी रहेगी। कल लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का शेयर बेचना सरकार के लिए उचित है। उन्होंने कहा कि इन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के चलते ही भारतीय अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। बीजेपी के जयंत सिन्हा ने बजट का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें किसानों, छात्रों, महिलाओं और आदिवासियों सहित सभी के लिए कुछ न कुछ है। चर्चा पूरी नहीं हो पाई और ये आज भी जारी रहेगी। लोक लेखा समिति के लिए राज्यसभा से एक रिक्ति भरने के लिए आज सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच चुनाव होगा। इस चुनाव के लिए नाम वापसी की आखिरी तारीख तक 3 सांसद पी भट्टाचार्य, नारायण दास गुप्ता और नरेंद्र जाधव मैदान में हैं। मतगणना आज ही दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। महासचिव राज्यसभा तेज दीपक वर्मा ने इस चुनाव के लिए राज्यसभा के सचिव डॉक्टर पीपीके रामाचार्यलू को इसका अपर चुनाव अधिकारी बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के कोकराझार का दौरा करेंगे, जहां वो बोडो समझौते पर हस्ताक्षर होने का जश्न मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 27 जनवरी को हुए ऐतिहासिक बोडो समझौते के बारे में जन समुदाय को दोपहर करीब 12:30 बजे संबोधित करेंगे। इसमें प्रमुख हितधारकों को कार्यक्रम में शामिल किया गया है। कार्यक्रम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिलों के 4 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोकराझार दौरे को लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि ये शांति और प्रगति के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। पूरे कोकराझार टाउन को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। असम सरकार राज्य की विभिन्नता पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करेगी। स्थानीय समुदाय इस कार्यक्रम में प्रस्तुतियां देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत और बोडो समझौते को लेकर लोगों में उत्साह चरम पर है। प्रधानमंत्री के कोकराझार दौरे से पहले कल दोपहर निखिल बोडो छात्र संघ एसयू के द्वारा एक बाइक रैली भी निकाली गई। बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल हुए। बोडो शांति समझौते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में असम के कोकराझार जिले में लोगों ने करीब 70,000 दियों को जलाकर अपनी खुशियों का इजहार किया। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले कोकराझार दियों की जगमगाहट से खिल उठा। सत्ताईस जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। इसका उद्देश्य असम के बोडो बहुल क्षेत्रों में दीर्घकालिक शांति लाना है। इस समझौते के तहत क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज रखा गया है। इस समझौते के साथ ही करीब 50 साल से चला रहा बोडोलैंड विवाद समाप्त हो गया, जिसमें अब तक 2823 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद 30 जनवरी को गुवाहाटी में बोडो समूहों के 1600 से ज्यादा हथियारबंद काडर ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के सामने हथियार डालने और आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही ये लोग मुख्य धारा में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोकराझार दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। लोगों के उत्साह और उम्मीदों को पूर्व सांसद और लेखक यूजी ब्रह्मा ने कुछ यूं बयां किया है। सभी लोग यहाँ इंतजार में है प्रधानमंत्री को स्वागत करने के लिए। हम लोग भी और उम्मीद है, बहुत उम्मीद लेके आया है, क्योंकि जो नया बोडो एकॉर्ड हुआ इसके जरिए बीटीआर होने वाला है। बीटीआर मतलब कि यहाँ जो अभी का बीटीएडी एरिया है इसका एरिया भी बढ़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आएगा और लेजिस्लेटिव माने पावर भी बढ़ा के देने की बात कर रही है। या डायरेक्ट फंडिंग सिस्टम आ रहा है। एजुकेशन सेक्टर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनिक यूनिवर्सिटी सबको लेके एक बड़ा सा बदलाव के लिए कोशिश किया जा रहा है। या तो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत सारी चीज़ लाने की बात कर रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री आने की खबर जो मिला है इसको लेके उत्साहित है लोग। उनको स्वागत करने के लिए हम लोग लाखों की तादाद में जमा होंगे। कोकराझार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत और बोडो समझौते को लेकर लोगों में उत्साह चरम पर है। ये हमारा जो बोडो समाज का आज बहुत खुशी का दिन आया है, जो सरकार ने हमारा बोडो लोगों के लिए बहुत ये करके दिया है। अच्छा लग रहा है। अभी मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे, पूरा एक दिन में डेवलपमेंट हो गया अच्छे से, पूरा मतलब रोड कंस्ट्रक्शन हो गया। मोदी सर भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रही है, इसलिए कि हम लोग बहुत खुश है। हमारा देश में जो हमारा कोकराझार बीटीएडी सब बहुत खुश लग रही है। जो मैं बहुत खुश हूँ। और अब बात दिल्ली के चुनावी रण की। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार कल शाम थम गया। अब राजनीतिक दल ना तो किसी भी तरह की सभाएं कर सकेंगे और ना ही सार्वजनिक तौर पर मतदाताओं से वोट की अपील। करीब 1 महीने चले प्रचार के बाद अब बारी जनता की है। 8 फरवरी यानी कल दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान होना है, जिसके नतीजे 11 तारीख को सामने होंगे। राजधानी दिल्ली में करीब 1 महीने चले चुनाव प्रचार पर 6 फरवरी को शाम 5 बजे विराम लग गया। अब सबकी नजरें 8 तारीख को होने वाले मतदान पर हैं। प्रचार में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, सबके दावे वादे सामने हैं। अब बारी दिल्ली के मतदाताओं की है। दिल्ली के रण में कौन आगे निकलेगा, किसके सर सजेगा सत्ता का सहरा, यह 11 तारीख को तय होगा। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, जिसमें से 58 सामान्य श्रेणी की हैं, जबकि 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 672 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला दिल्ली के 1,47,00,000 मतदाता करेंगे। दिल्ली में 81 लाख पुरुष मतदाता हैं और महिला मतदाताओं की संख्या 66,80,000 है। वहीं पहली बार वोट देने वाले युवाओं की तादाद 2,30,000 है, तो अन्य मतदाताओं का आंकड़ा 869 है। मतदाताओं के लिहाज से सबसे बड़ी विधानसभा सीट मटियाला है। मटियाला में कुल 4,23,000 मतदाता हैं। वहीं सबसे छोटी सीट की बात करें तो ये चांदनी चौक है, जहां पर कुल मतदाताओं की संख्या 1,25,000 है। सबसे ज्यादा 28 उम्मीदवार नई दिल्ली सीट पर हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल मैदान में हैं। पटेल नगर सीट पर सबसे कम 4 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से नरेला सबसे बड़ी सीट है, तो वहीं बल्ली मारन सबसे छोटी सीट है। दिल्ली की 70 सीटों पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी 90,000 कर्मचारियों पर है। चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली विधानसभा का इस बार का चुनाव कई मायनों में खास है। वोटरों की सुविधा के लिए पहली बार इस विधानसभा चुनाव में QR कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा 80 साल से ज्यादा के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए
चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किए हैं जिससे उनको वोट डालने में आसानी होगी। निगरानी रखने के लिए मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर बनाए गए हैं। दिल्ली में 2689 जगहों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए कुल 13,750 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा में बहुमत के लिए 36 विधायकों की जरूरत है। फिलहाल अब सबकी निगाहें दिल्ली के मतदाताओं पर हैं, जो तय करेंगे कि दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे 4 दिवसीय दौरे पर आज भारत पहुंचेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस दौरान रक्षा, कारोबार, समुद्री सुरक्षा, सहयोग समेत कई अहम मसलों पर बातचीत करेंगे। महिंदा राजपक्षे का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। नवंबर में अपने छोटे भाई गोतबाया राजपक्षे के राष्ट्रपति बनने के बाद महिंदा राजपक्षे का यह पहला विदेश दौरा है। गोतबाया ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद बड़े भाई महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री बनाया था। महिंदा राजपक्षे का धार्मिक स्थलों वाराणसी, सारनाथ, बोधगया और तिरुपति भी जाने का कार्यक्रम है। Prime Minister of Sri Lanka, His Excellency Mahinda Rajapaksa, to India. He will be on a state visit to India from 8th to 11th February at the invitation of our Prime Minister. He will arrive on 7th February with a high-level delegation. 8th February is the main engagement day where he will hold delegation level talks with the Prime Minister. He will also call on our President, Rashtrapati ji. And in the morning, External Affairs Minister will call on the Prime Minister of Sri Lanka. After his official engagements in Delhi, the Sri Lankan Prime Minister will travel to Varanasi, Sarnath, Bodh Gaya and Tirupati before he gets back to Colombo. You are aware that there has been a series of high-level visits between the two countries. President Gotabaya Rajapaksa chose India as the first destination to visit after he assumed his position as the president. भारत ने कहा है कि चीन के कोरोना वायरस को लेकर यहां नियमित तौर पर समीक्षा हो रही है। फिलहाल चीन से आने वाले सभी लोगों पर रोक लगा दी गई है और चीन के लोगों के सभी वीजा रद्द कर दिए गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुरुवार को इस बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि चीन अगर कोरोना वायरस से निकलने में भारत का सहयोग चाहेगा तो भारत उसकी मदद के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान भी अपने नागरिकों को वहां से निकालने में भारत की मदद चाहेगा तो भारत मदद करेगा। इस बीच चीन में कोरोना वायरस से अब तक 636 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में चेतावनी देने वाले चीन के डॉक्टर ली वेनलियांग की गुरुवार को इस महामारी में मौत हो गई। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पिछले साल दिसंबर में वुहान में कोरोना वायरस के सामने आने की जानकारी दी थी। और अब बात करेंगे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। जलवायु परिवर्तन से समुद्र का परिसंचरण तेज होता जा रहा है। इससे महासागरों की सतह पर पानी के घुमाव और बहाव में तेजी आई है। महासागरों में वायुमंडलीय पैटर्न की वजह से परिसंचरण होता है। तापमान की वजह से कभी हवा समुद्र से सतह की ओर चलती है और कभी सतह से समुद्र की ओर चलती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये परिसंचरण तेज हो गया है। वहीं गहरे समुद्र में पानी के घनत्व में अंतर बढ़ने से परिसंचरण तेज हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक समुद्र के परिसंचरण में 1990 के बाद से तेजी आई है। लखनऊ में आयोजित रक्षा प्रदर्शनी 2020 के दूसरे दिन भारत और रूस के बीच 14 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। वहीं डेफ एक्सपो में भारी भीड़ में भी आतंकवादियों या वांछित लोगों की पहचान आसानी से करवाने वाली तकनीक डेफ एक्सपो में दिखाई जा रही है। फ्रांस की नामी रक्षा कंपनी फेल्स ने एक ऐसी फेस डिटेक्शन कैमरा डिवाइस पेश की है जो हजारों की संख्या में भी किसी को पहचान सकती है। नई नई तकनीकें देखने को मिल रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं थैलेस, जो कि फ्रांस की कंपनी है जो डिफेंस के इक्विपमेंट बनाती है। और देखिए एक बहुत ही यहाँ पर एक अलग तरह का सिक्योरिटी सिस्टम है। ये कैमरा है जो कि
ह्यूमन फेस यानी इंसानों के जो उनका चेहरा है उसको डिटेक्ट करता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा नाम है जो कैमरे में सीधे कैद हो रहा है, उसमें नाम लिख कर आता है। मतलब ये हुआ कि आने वाले वक्त में जब कभी रेलवे स्टेशन हो, चाहे मॉल हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, जहां भी लोग हैं और किसी व्यक्ति का अगर कोई डेटा फीड कर दिया जाता है पहले से और वो वांछित है तो उसका चेहरा डिटेक्ट करके बहुत दूर से पहचाना जा सकता है। तो थैलेस ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है। इसके बारे में बात करते हैं कि ये कैसे काम करती है आखिर। हेलो सर, ये हमारा लाइव फेस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। ये हम बनाए हैं फेस रिकॉग्निशन पर्पस से। तो यहाँ पर पहले सिस्टम सबसे पहले गवर्नमेंट या जो एंटिटी होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या जो भी है, वो जिसका पर्टिकुलर फेस को रिकॉग्निशन करनी है उसको सिस्टम में डालते हैं। फिर ये सिस्टम आप डिफरेंट सेफ सिटी हो या एयरपोर्ट हो या वो सब जगह पर डाल सकते हैं। वो पर्टिकुलर पर्सन वहां पर क्रॉस वगैरह करता है तो ये सिस्टम आइडेंटिफिकेशन करके बताती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग 11 महीने बिताने के बाद कल सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आई। अंतरिक्ष में उनका ये मिशन किसी महिला का अब तक का सबसे लंबा मिशन है। क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष में 328 दिन तक रहीं। उनके साथ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के लुका परमितानो और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के एलेक्जेंडर स्कोवोत्सोव भी थे। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।